तो भाई सभी साथियों को नमस्कार। और आज जैसा कि आपको मालूम है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए आपको सामने भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे भगवान शिव, जो कि कालों के भी क्या हैं, महाकाल हैं। और निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद ही काफी होता है सबके लिए। और मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि हमारे संपूर्ण जा क्लासेस परिवार और सभी साथियों से, मेरे जुड़े हुए परिवार के सारे साथी मेंबर्स को ईश्वर हमेशा सारे संकटों से मुक्ति दिलाएगा एवं कृपा बनाए रखेगा। सभी साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। स्टार्ट करिए। नमस्कार जी, नमस्कार। पुष्प यादव जी, मयंक यादव जी, रीना शर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, पल्लवी यादव, मनोज कुशवाहा, खुशबू यादव जी, आशीष कुमार जी, रोहित शर्मा जी, सभी को नमस्कार। सभी को, अरे प्रवीण, हाँ पीडीएफ ऑन करें। सभी छात्र मेरे जुड़ चुके हैं। सोनल बघेल जी, आकांक्षा सिंह, प्रदुम सिंह, आशीष कुमार, राम राम जी, राम राम जी, बिल्कुल, क्या बात है। और बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। करण कुमार जी, प्रदम सिंह जी, बिल्कुल सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज थोड़ा लिंक आने में आपको 5-7 मिनट का विलंब लगा होगा, बस अभी आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें समय से हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कल आपने पूरा पाठ्यक्रम समझा था कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। आज बात करते हैं, एक एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे और किस पाठ्यक्रम से क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, ये सारी चीजें आपको बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आ गई इसमें? आज आपका प्रथम अध्याय चलेगा और उस अध्याय का क्या नाम होगा, भाषा। अध्याय का क्या नाम होगा, भाषा। तो आप अपने सभी साथियों को बता देंगे कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और इस नहीं आता, इससे इधर से इस स्थान पर नहीं आता है जी। जी कैमरा थोड़ा सा इधर होता तब आता पूरा, ठीक जी। तो पहला ही अध्याय होगा आपका क्या, भाषा। क्या होगा, भाषा। अब बात करते हैं कि भाषा है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। किसकी बात होगी, परिभाषाओं की। आखिर भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा है क्या।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ विद्वानों की, जो विशिष्ट विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। इससे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाषा है क्या। तो सबसे पहले पहली भाषा को लेते हैं, और पहली भाषा है किसकी? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी बताते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। अब यहाँ दो चीज काफी कठिन आई होंगी, आपकी समझ में नहीं आ रही, विचार विनिमय और एक चीज आई होगी समष्टि। दो व्यू दिए इन्होंने कि जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय का मतलब समझते हैं आप, भावों का आदान प्रदान। विचार विनिमय, जो विचार मन में आ रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात यह होती है कि विचार, जैसे कोई फर्स्ट व्यक्ति है आपका, अगर कोई पहला व्यक्ति है और ये कोई फर्स्ट व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, तो सबसे पहले इसके मन में कोई विचार आएंगे तो ये विचार किससे प्रकट करेगा? किसी दूसरे से। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। तो इसके लिए एक व्यक्ति और होना चाहिए जिस पर ये क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान करेगा। जब इस व्यक्ति के मन में कोई विचार आएंगे तो ये क्या करेगा? एक दूसरे से आदान प्रदान करेगा। तो जब भाषा को विचारों का आदान प्रदान होकर एक के विचार दूसरे की तरफ जाते हैं, एक की विचार क्या है? दूसरे के पास पहुंचते हैं, दूसरा उन विचारों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। तो पहली परिभाषा समझ में आई, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। उनकी समष्टि को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये कहते हैं कौन? बाबूराम सक्सेना जी। दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरी परिभाषा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की। दूसरी डेफिनेशन किसकी आती है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की, कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। उच्चरित ध्वनि संकेत यानी ये कहते हैं बोलना जो है, उच्चरित ध्वनि संकेत जिसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो उनके लिए जो संकेत बनाए जाते हैं, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए उसकी जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वही क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ये कहते हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। ये किसका कथन है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का। तीसरी परिभाषा आती है आपकी किसकी? तीसरी परिभाषा आती है वेंद्रे की। तीसरी परिभाषा किसने दी है? वेंद्रे ने दी है। भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। भाषा क्या है? मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। यानी हम किसी चीज का क्या बनाते? प्रतीक बनाते हैं। जैसे हमें कोई चीज बोलनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे। अगर जैसे अभी आज मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि आज भगवान शिव का क्या है? महाशिवरात्रि है। तो शिव की शिवरात्रि होने के लिए हमने शिव का एक चित्र प्रदर्शित किया, तो हमने शिव का क्या मान लिया? उसे प्रतीक मान लिया। ऐसे ही जब किसी बात को हमें व्यक्त करना होता है तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं? प्रतीक बना लेते हैं। और उन प्रतीकों का सीधे सीधे लिखा है उसने कि भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। यानी एक जो प्रतीकात्मक चीज होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अगर आप चाहें तो एक और भाषा समझ लें, उसके बाद मैं बताता हूं कि भाषा सीमित, क्रोचे कहते हैं कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए क्या करते हैं? संगठित करते हैं। यानी
क्रौचे ये बताते हैं कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। जिन चीजों को हम सीमा में रख करके क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को वो क्या कहते हैं, क्रौचे के वो क्या है, भाषा है, जिसे हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। यानी हमें क्या चीज व्यक्त करना है, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, संगठित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी के सम्मुख इसको प्रकट करते हैं। उधर वाली लाइट, हाँ। इसके बाद परिभाषा आती है किसकी, यजुर्वेद की। यजुर्वेद में भी लिखा गया है, यन्मनसा ध्याति तद वाचा वदति। यजुर्वेद में क्या बताया गया है, यन्मनसा ध्याति तद वाचा वदति, अर्थात इसका हिंदी स्वरूप होता है कि मानस विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, मानस विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही क्या है, भाषा है। यह किसमें बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं निश्चित रूप से इससे आगे सारी चीज समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी। गुड आफ्टरनून जी, पारुल जी, नवीन जी, अर्पित यादव जी, देश दीपक जी, नवीन कुमार जी, शिवम सर, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ज्योति वंशी जी, सिद्धार्थ यादव जी, बहुत अच्छे सभी साथी जुड़ रहे हैं। अरे सचिन जी, बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार नमस्कार जी, मनोज कुशवाहा जी, सभी साथी जुड़ गए हैं। मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यहां से अब हम समझने का प्रयास करते हैं अपनी सरल भाषा। ये तो साथियों क्या था कि आपको डेफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी, जिनके माध्यम से प्रश्न भी आ सकता है कि किस किस विद्वान ने भाषा पर प्रस्तुतिकरण दिया है या भाषा के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि यहां से इसको सरलतम रूप में कैसे, यानी मेन चीज हमारे आपके एक साथ जुड़ने का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक आए उस टॉपिक को सरल से सरलतम भाषा में समझाना, और उस टॉपिक से क्या क्या परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी चीजों को मुख्य ध्यान आकर्षित करना है मुझे आपका। तो इसका मैं सामान्यीकरण करते हुए एक परिभाषा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, इससे आप समझने की क्या करें, कोशिश करें। सामान्यीकरण मैंने परिभाषाओं का करके आपको लिखा है कि भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा। साथियों, अगर हम इसे सरलीकरण में कहें, सारी परिभाषाओं का निचोड़ कहें, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब ये भाव या विचार क्या है? सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो मन में व्यक्ति के में विचार आया होगा, उसको व्यक्त करने के लिए उसने प्रतीक चिन्हों का क्या किया होगा, प्रयोग किया। क्या किया होगा, प्रयोग किया होगा। अगर वो व्यक्त नहीं करता, दूसरा समझ नहीं पाता, तो भी साथियों दिक्कत आ जाती है। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम मानते हैं अगर हम मानते हैं ये कोई का व्यक्ति है, क्या है, भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई का व्यक्ति है और
ये कोई ख व्यक्ति, ये कोई क व्यक्ति है और ये क्या है, ख व्यक्ति है। अब यहां बीच में कोई रिवर है, कोई नदी है, साथियों क ख के पास जाना चाहता है और ख क के पास जाना चाहता है, लेकिन एक भी तैरना नहीं जानता। एक भी क्या नहीं जानता है, तैरना नहीं जानता। तो क्या संभव है कि क ख के पास पहुंच जाए या क ख के पास आ जाए? ऐसा संभव तब तक नहीं होगा जब तक हम कोई एक माध्यम ऐसा नहीं जोड़ेंगे जिसके माध्यम से क ख के पास आ जाए और ख क के पास पहुंच जाए। अन्यथा अगर ये एक दूसरे से बिना तैरना जानते हुए अगर मिलने की कोशिश करेंगे साथियों, तो मालूम है ये क्या हो सकता है, डूब भी सकते। क्या हो सकता है, ये डूब सकते। अब हमें कोई एक ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा जिस माध्यम से क कहां आ सके, ख के पास, या ख कहां जा सके, क के पास। तो साथियों इसके हम दो माध्यम ढूंढ सकते हैं। क्या माध्यम ढूंढ सकते हैं? दो माध्यम ढूंढ सकते हैं। या तो हम क्या करें कि इनके लिए एक क्या उपलब्ध करा दें, कोई नाव उपलब्ध करा दें। क्या उपलब्ध करा दें? नाव उपलब्ध करा दें, जिसमें नाव में बैठ करके ख कहां चला जाए, क के पास, या क कहां आ जाए, ख के पास। तो एक माध्यम तो आपका क्या हो सकता है, नाव हो सकता है। और दूसरा माध्यम यह हो सकता है कि इस नदी पर क्या बना दिया जाए, एक पुल बना दिया जाए। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है कि हम इस नदी पर क्या बना दें, एक पुल बना दें। अब पुल के माध्यम से ख कहां जा सकता है, क के पास जा सकता है, और क कहां आ सकता है, ख के पास आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज समझाने का मतलब क्या है? साथियों इन सारी चीजों में जो दो व्यक्तियों के विचार होते हैं, दो व्यक्तियों के जो विचार होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को मिलाने का जो काम है वो क्या करती है, जो पुल का काम या नाव का काम है वो किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। दोनों व्यक्तियों को मिलाने का काम किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। समझ में आ रही है बात? यदि दो व्यक्तियों को मिलाना है, अगर इसके मन में कोई विचार आ रहे हैं और ये विचार कहां पहुंचाना चाहता है, ख के पास पहुंचाना चाहता है, और ख के मन में कोई विचार आ रहा है, ख कब तक पहुंचाना चाहता है, तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में जो पुल या नाव का काम करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा। क्या कहेंगे बच्चों, भाषा। समझ में आई भाषा क्या है? जी नमस्कार, नमस्कार जी। सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ये समझ में आ गया भाषा क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को मिलाना ही क्या है, भाषा है। अब यहां एक बात ये आती है कि यदि इसके मन में जो विचार आ रहे हैं इस तक व्यक्त करता है, अगर ये भाषा जानता है क्या, हिंदी। कौन सी भाषा जानता है, हिंदी। और ख भाषा जानता है क्या, संस्कृत। क्या जानता है, संस्कृत। तो एक प्रश्न ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एक व्यक्ति हिंदी जानता है, संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, और एक व्यक्ति पूर्ण रूप से संस्कृत जानता है, हिंदी नहीं जानता, तो क्या ऐसे में भावों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक दोनों एक ही भाषाभाषी नहीं होंगे, जब तक दोनों एक ही भाषाभाषी नहीं होंगे, तब तक सीधे सीधे समझ लें कि एक दूसरे से भावों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। और हो सकता है साथियों इसके लिए कोई क्या कर ले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि तीसरा कोई क्या उठा ले, लाभ ले ले इसका। जब तक दोनों एक ही भाषाभाषी होंगे, कभी हिंदी जानता हो और कभी हिंदी जानता हो, या ख संस्कृत जानता हो तो क संस्कृत जानता हो,
ये दोनों जब तक एक समान भाषा भाषी नहीं होंगे तब तक दोनों की भावों का आदान प्रदान किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में भावों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और इसका खामियाजा हो सकता है कि कोई चालाक व्यक्ति भी उठा सकता है। जानते हैं कैसे उठा सकता है? जी जी बिल्कुल, नमस्कार जी, नमस्कार जी। राहीन जी जुड़ गई, रीना शर्मा जी, सोनू यादव, राहीन, सिद्धार्थ, नीतू सिंह, बिल्कुल सभी शेयर करते रहें, अपने सभी साथियों को जोड़िए, लाभ उठाने की पूरी कोशिश करें। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर दोनों समान भाषा भाषी नहीं हुए तो कोई तीसरा व्यक्ति भी क्या उठा सकता है? इसका लाभ उठा सकता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक छोटी सी ब्रज भाषा में एक प्रसंग है जिसमें एक व्यक्ति क्या कर लेता है? लाभ उठा लेता है। किसका? बिना भाषा को समझे हुए दूसरे व्यक्ति का। बता दूं क्या है? तो एक मेन चीज क्या थी कि एक गांव में एक थोड़ा सा कोई व्यक्ति क्या हो गया, मेरे जैसा पड़ गया, तो उसने केवल एक भाषा सीख ली। वो क्या थी? एबीसीडी। क्या सीख ली? एबीसीडी सीख ली। जानते हैं चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो डॉट ये लगा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं बताओ? हाँ भाई बताइए, क्या कहते हैं इस चिन्ह को? हाँ अर्चना जी, संध्या शर्मा, ज्योति यदुवंशी जी, अमरदीप राठौर जी, हाँ बताइए साथी, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है एबीसीडी के बाद, क्या कहते हैं इसको? बताइए। दिखाई दे रहा है चिन्ह? हाँ मनोज जी, अमरदीप बताओ क्या कहते हैं ये चिन्ह को? जैसे हमने लिखा है यहां ABCD और फिर ये लगा दिए चिन्ह, क्या कहते हैं इनको? इंजमाम जी, योजक? नहीं भाई, नहीं योजक नहीं। और बताइए, दिमाग लगाइए। योजक ए से जेड तक मनोज जी, रिक्त स्थान आगे जारी है। जी बिल्कुल सोनू। हाँ, मेन चीज इसको कहते हैं अपूर्ण चिन्ह। समझ लीजिए क्या कहते हैं इनको? अपूर्ण चिन्ह। अभी और भी क्या है, अभी ये पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुए। यदि ये चिन्ह किसी एग्जाम्पल के बाद लगते हैं तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? अपूर्ण चिन्ह। क्या नाम देते हैं इसको? चिन्ह को अपूर्ण चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? अपूर्ण चिन्ह। क्योंकि अभी हमारे ये जितने भी हैं अभी पूर्ण नहीं हुए। जी बिल्कुल, नहीं लोक चिन्ह नहीं कहेंगे अर्चना इसको। हाँ, रिक्त स्थान जब ये बीच में आते हैं तब रिक्ति चिन्ह होते हैं, और जब दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जी अमरदीप जी, हाँ सोनल जी, हाँ लोक चिन्ह क्रॉस में बनता है। लोक चिन्ह बनता है आपका इस प्रकार से या इस तरह से, लेकिन ये बिंदु के रूप में होते हैं और इन चिन्हों को कहते हैं क्या? अपूर्ण चिन्ह। जी बिल्कुल देश दीपक जी, क्या कहते हैं? अपूर्ण चिन्ह। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक छोटा सा अल्पज्ञ व्यक्ति क्या सीख गया किसी गांव में? ABCD सीख गया। लेकिन अन्य गांव के जो अन्य भाषा थे वो बेचारे क्या जानते थे? मात्र हिंदी जानते थे। तो उसने सोचा क्यों ना इसका क्या लिया जाए? लाभ लिया जाए। और उसने गांव वालों में अपना एक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बता दिया कि मैं अंग्रेजी का क्या हूं? पूर्ण रूप से विद्वान। इस बात को लेकर गांव के लोग क्या करते थे? उसका बड़ा ही सम्मान करते थे। और वो मात्र केवल उसका ज्ञान अल्पज्ञ था, वो केवल क्या जानता था? ABCD समझता था उसको। लेकिन हुआ क्या? भाषा की अल्पज्ञता से मेन चीज क्या जो सामने आई, हुआ ये कि उस गांव में क्या निकला? एक अंग्रेज आ गया। कौन आ गया साथियों? अंग्रेज आ गया। तो गांव वाले चूंकि मूल रूप से एक ही भाषा जानते थे, वो क्या भाषा थी? हिंदी भाषा थी। केवल एक ही भाषा जानते थे, और वो भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा। तो उन्होंने कहा कि इससे बात कौन किया जाए? तो उन्होंने कहा अरे भाई चलो
दिनेश जानता है थोड़ी बहुत हिंदी, चलो दिनेश को ले आए, वो इंग्लिश समझ सकता है, वो विद्वान व्यक्ति है, उन्हें क्या मालूम कि दिनेश केवल क्या जानता है, ABCD जानता है। तो भाई बुला के लाए, अंग्रेज से बात कौन करेगा, तो उन्होंने कहा चलो दिनेश से बात करते हैं। हम पहुंचे और जब देखा तो सामने अंग्रेज था, और अंग्रेज ने एकदम प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम। अंग्रेज ने आते ही क्या प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम। अब भाई हम क्या जाने, क्योंकि हमें तो केवल क्या आती थी, मात्र ABCD आती थी। तो एकदम उसने कहा व्हाट इज योर नेम, तो हमने कहा अब गांव वालों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए एकदम उसको सुना दे ABCD तो बड़ा सब लोगों ने कहा वाह देखो हमारा दिनेश कितना होशियार है, उसने क्या सुना दी, पूरी इंग्लिश में बात कर रहा है। अंग्रेज ने ये समझा कि हो सकता है कि शायद मेरा प्रश्न इसकी समझ में नहीं आया, तो उसने फिर कहा व्हाट इज योर नेम, तो हम तो केवल उतना ही जानते थे, और एकदम फिर बोल दिया क्या, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और उस अंग्रेज ने लिया गाल में क्या मारा, थप्पड़ मारा। हमने कहा तो बेइज्जती हो सकती है सबके सामने, तो हमने कहा बात को, गांव वाले एकदम उस अंग्रेज को मारने के लिए दौड़े, तो हमने एकदम सबको साथ दिया कि भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें मालूम है बेइज्जती कर रहा है। उन्होंने कहा भाई बेइज्जती नहीं कर रहा है, और अंग्रेज से कहा तू निकल जा, तो उन्होंने कहा भाई बेइज्जती नहीं कर रहा है ये। तो गांव वाले बोले बेचारे, क्योंकि वो तो क्या जानते थे, एक भाषा जानते थे, हिंदी। उन्होंने कहा ये क्या कह रहा था, मैंने देखो भाई उसने मुझसे कहा था कि तुम इतने विद्वान होकर के छोटे से गांव में पढ़े हो, चलो मेरे साथ इंग्लैंड। तब मैंने कह दिया मैं गांव वालों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस बात से उसने क्रोधित होकर मुझ में क्या मार दिया, थप्पड़। तो गांव में सम्मान क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया कि हमारा बच्चा तो बहुत गया है, होशियार है। तो साथियों ये हो सकता है जब हम दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं रखेंगे, यानी भाषा व्यक्त करने वाली भी और भाषा जानने वाली भी। हाँ वो भी नहीं बोली जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए साथियों आपको क्या होना चाहिए, भावों के आदान प्रदान के लिए दोनों भाषाओं को जानना क्या होता है, जरूरी होता है। अब बात करते हैं इससे आगे। आप समझ गए भाषा क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में भावों के आदान प्रदान का माध्यम, जो एक पुल या नाव के अनुसार क्या करती है, कार्य करती है। अब बात करते हैं कि इससे परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। ये तो समझ में आ गई भाषा क्या है, भावों का आदान प्रदान क्या है। जी सौम्या, अरे वो तो चला गया, वो तो बच के चला गया भाई। जी सचिन जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा लुत्फ ले रहे हो, पूरा लुत्फ उठा रहे हो, घर में बैठ के ले लीजिए भाई। हाँ ज्योति, अंजू, सौम्या, सचिन, लोकेश जी, पूरा आनंद लीजिए बिल्कुल भाषा का, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे ही ठोकते रहिए, लाइक और शेयर कम दिखाई दे रहे हैं जी बिल्कुल हाँ अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, अब आती है हमारे मेन टॉपिक पर। इस टॉपिक से प्रश्न क्या आ जाएंगे, इससे प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। साथियों अब पूरा ध्यान आपको टॉपिक पर रखना है, पूरा ध्यान कहां रखना है, टॉपिक पर रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूं, प्रश्न दिखाई दे रहा है सबको। प्रश्न दिखाई दे रहा है सबको। जी टेट या टेट का ध्यान जवाब नहीं दिया, क्या पूछा था भाई।
जी बिल्कुल राहिल जी, बहुत बहुत आभार आपका। प्रश्न पढ़ें, प्रश्न पढ़िए। भाषा का सही अनुक्रम है, भाषा का सही अनुक्रम है, भाषा का सही अनुक्रम है। भाषा का सही अनुक्रम क्या होता है, दिखाई दे रहा है जी? अब समझे। ये सबके लिए है भाई, टेट में भी काम देगा, सी टेट में भी काम देगा, सुपर टेट में भी काम देगा, सबको कॉमन लेकर चल रहा हूं भाई। पुलिस लेखपाल आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका जी, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी सारे प्रश्न आ रहे हैं, देखते जाइए क्रम से। पहला ही पॉइंट आता है भाषा का सही अनुक्रम है, यानी भाषा कैसे उत्पन्न होती है और कैसे व्यक्त करते हैं, इसी को भाषा का क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब ये नई चीज आ गई आपके सामने, ये बिल्कुल नया टॉपिक आया है आपके सामने। समझिए भाषा से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही सीक्वेंस में है। हाँ तो मैं यही बताना चाहता हूं, भाषा का जो सही अनुक्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वक्ता यानी बात को कहने वाला, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए। भाषा जब उत्पन्न होती है तो सबसे पहले किसके अंदर उत्पन्न हुई, वो व्यक्ति होता है और उसको हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वक्ता कहते हैं। फिर वक्ता के मन में क्या उत्पन्न होती है, उत्तेजना। वक्ता के मन में क्या उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे सर उत्तेजना क्यों उत्पन्न हुई, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ। अभी मैं वक्ता हूं, अभी मैं क्या हूं, वक्ता हूं, और मेरे मन में क्या है, मुझे लगी भूख। क्या लगी, भूख लगी। अब भूख लगेगी तो भाई निश्चित रूप से क्या है, क्या पैदा हो जाएगी, उत्तेजना पैदा हो जाएगी। भाई जब मुझे भूख लगी, मैं वक्ता हूं मान लीजिए, और मेरे मन में क्या आई, उत्तेजना आई। अब सामने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम है कि इसके अंदर से भूख लगी है या इसे भरपेट बैठा है, आराम से बैठा है, लेकिन अभी तो केवल मुझे ही क्या लगी, भूख लगी, और भूख लगने से मेरे शारीरिक रूप से क्या है, उत्तेजना उत्पन्न हुई। अब ये उत्तेजना क्या करेगी, हृदयस्थ भावों को निर्मित करेगी। हृदय में क्या उठेंगे, भाव उठेंगे कि मैं इस बात को कहूं कैसे, कि भाई मुझे क्या लग रही है, भूख लग रही है। तब आप लोग तो घरों पर बैठे हैं, आराम से खा रहे होंगे, नाश्ता भी कर रहे होंगे, और सर तो स्टूडियो में खड़े हैं, भाई अब यहां तो कोई चीज है नहीं। तो मन में ये विचार आए कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई, वक्ता के मन में उत्तेजना आई। किसके कारण, भूख के कारण। आप समझते हैं भूख कैसा प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है। कैसा प्रेरक है भूख, जन्मजात प्रेरक है, जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। कैसा प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है, जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अब जब भूख लगी वक्ता को तो उसके अंदर क्या पैदा हुई, उत्तेजना। अब उत्तेजना के बाद उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, क्या होंगे, भाव उत्पन्न होंगे कि मैं इसे किस प्रकार से क्या कर सकूं, कह सकूं। अब भाई कई प्रकार हो सकते हैं ना व्यक्त करने के, हो सकता है मैं इशारा कर दूं, कोई तीसरा ना देख पाए तो क्या कर दूं, इशारा कर दूं। हो सकता है मैं मुंह से कहूं। इसके लिए जब ऐसे भाव निर्मित होंगे तब उसके लिए जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा शब्द बिंब। क्या आएगा साथियों, शब्द बिंब जी। भाषा का क्या आएगा फिर, शब्द बिंब। हाँ कि ऐसे कौन से शब्द, अरे देखो भोजन मिल भी सकता है और अगर दूसरी भाषा में कह दिया तो उससे डांट भी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, शब्द चयन तो कैसा होना चाहिए, एकदम गजब का होना चाहिए।
हाँ, तभी आप अपना कार्य किसी से करवा पाएंगे जी। आप अपना काम कब कर पाएंगे? जब आपके शब्द बिंब कैसे होंगे? एकदम बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आपके मन में क्या है, उसके संबंधित विचारों को व्यक्त करने से संबंधित क्या बनाएंगे? शब्द बिंब बनाएंगे। और जब शब्द बिंब बन जाएंगे तब वो शब्द बिंब कहाँ आएंगे? मुख से निःसृत होंगे। किससे निश्चित होंगे? मुंह से निःसृत होंगे, यानी मुख के माध्यम से कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। भाषा का अनुक्रम समझ में आ रहा था? भाषा का अनुक्रम समझ में आया कि नहीं जी? भाषा का अनुक्रम समझ में आया? सबसे पहले कौन होगा? वक्ता। और वक्ता के मन में किसी कार्य को लेकर के, किसी आवश्यकता को लेकर के उत्तेजना उत्पन्न होगी। और जब उत्तेजना उत्पन्न होगी तो उसके हृदय में उस उत्तेजना के समकक्ष क्या उत्पन्न होंगे? भाव निर्मित होंगे। फिर उस भावों को वो क्या करता है? शब्द बिंब देता है, शब्दों के रूप में परिणति करता है। और शब्दों के माध्यम से फिर वो मुख के माध्यम से इसे कहां निकाल देता है? बाहर व्यक्त कर देता है। इस पूरी ही प्रक्रिया को भाषा का क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का अनुक्रम कहते हैं जी। बिल्कुल मनोज जी, पहले वक्ता सोचेगा कि उसके लिए कौन से शब्द निर्मित किए जाएं और फिर उन्हें क्या करेगा? शब्दों को बोलने की कोशिश करेगा। और बोलने के लिए वो किसका प्रयोग करेगा? ध्वनियों का, मुख से निकली हुई ध्वनियों का। आपने एक पद पढ़ा होगा, देखिए चिंतन बहुत जरूरी होता है। चिंतन बहुत, कोई शब्द बोलने से पहले आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा, वाइगोत्स्की का नाम सुने हो जी? मुख से निश्चित, बिल्कुल सचिन जी, मुख से निश्चित ध्वनिया। नमस्कार जी, नमस्कार अमन जी, आशीष जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल जुड़ते रहिए साथियों, बिल्कुल जुड़ते रहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, शब्द बिंब मुख से निकालने से पहले क्या करना चाहिए? हृदयस्थ भाव। कौन से भाव? हृदयस्थ भाव। हृदयस्थ भाव का मतलब समझते हैं? तो एक आपने पद पढ़ा होगा, उसमें हृदयस्थ भावों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। मैं अभी एक पद के माध्यम से बता देता हूं, आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियर। एक पद पढ़ा होगा आपने कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तो लिए तब मुख बाहर आन। पढ़ा है ये पद? जी बिल्कुल सतीश जी, कोई बात नहीं, बटेश्वर घुमाए, ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल अब ले लीजिए। अमन जी, राजेश जी, सभी साथियों को नमस्कार जी। बिल्कुल मधुर भाव मनोज जी, ये पढ़ा है। तो अब जरा इसको समझने के, इससे हृदयस्थ भावों का क्या लेना देना है, जरा समझने की कोशिश करें कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। बोली तो क्या है? बेहद अनमोल है। इससे बात बन भी सकती है और बात बिगड़ भी सकती है। अब हृदयस्थ भावों का अगली पंक्ति में वर्णन किया है कि हृदय तराजू तौलिए। हृदय रूपी तराजू पर इसको क्या करना है? तौलना है। अब तौलने का मतलब ये कोई वस्तु नहीं है जो इसको आप तौल लेंगे किलो बांट लगा करके, समझ रहे? हृदय पे तौलने का मतलब ये है कि ये जो भाव हम बना रहे हैं, जो व्यक्त करने जा रहे हैं, वो उचित है अथवा नहीं है, वो उचित है अथवा नहीं है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? हृदयस्थ भावों से निर्मित। फिर हम उसके लिए क्या है? सुंदर शब्द बिंब बनाते हैं और शब्द मुख के माध्यम से उसको क्या कर देते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या है? भाषा का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले वक्ता या प्रथम व्यक्ति, उसके हृदय में जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना के बाद वो क्या करता है? भावों को निर्मित करता है हृदय में। उसके बाद उसके लिए शब्द बिंब बनाता है
और फिर मुख के माध्यम से उसको क्या है बाहर निकाल देता है। यही क्या होता है भाषा का अनुक्रम है। समझ में आ गया क्वेश्चन जी। रहीम जी, रहीम दास को पढ़ा करें, पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब अगला प्रश्न, जी अगला प्रश्न आता है आपका, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? भास धातु से। ये कौन सी वाली पीडीएफ लगा दी मैंने? ऑप्शन दिए थे। हाँ यहां से है, ठीक जी। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है भाषा पर? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा किस धातु से हुई है? भास धातु से। किस धातु से हुई है? भास धातु से। क्लियर? तीसरा प्रश्न इस टॉपिक पर बन सकता है, जी बिल्कुल आशीष जी, भास धातु से। तीसरा प्रश्न इस पर बन सकता है, भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? भास का शाब्दिक, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? व्यक्त करना। क्या होगा आंसर? व्यक्त करना, यानी अपने मनोभावों को व्यक्त करना ही क्या है? भाषा कहलाता है। अगला प्रश्न बनेगा आपको, भावों या विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? हम अपने विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा आपका? 3। कितने प्रकार से व्यक्त करेंगे? 3 प्रकार से। कौन कौन सा, कौन कौन से प्रकार होंगे? कितने प्रकार से हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, बहुत अच्छे ज्योति। हम विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से। फिर प्रश्न ये भी पूछ सकता है इस पर कि वे प्रकार हैं कौन कौन से? तो पहला प्रकार है लिखकर, दूसरा है बोलकर, और तीसरा है संकेतों के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति, जी बिल्कुल 3, बहुत अच्छे। नवीन जी, राहिन जी, अमन जी, अनुज झा, सचिन जी, ज्योति जी, आशीष जी, बहुत सब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके। मनोभावों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न बनेगा, इस पर नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? तो आंसर क्या आएगा? 4। क्या आंसर आएगा? जी बिल्कुल, कितना आंसर आएगा? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो क्या आंसर आएगा? 3। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। बता सकते हो कौन कौन से? 3 भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, चोरी करके बताओगे। जी बिल्कुल 3, बिल्कुल बहुत अच्छे। इसका मतलब पूरा याद है आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। हर टॉपिक पे कितने प्रश्न बन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चन जो अभी साथी पूछ रहे थे कि सर ये सीटेट में या यूपी टेट में काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं कोई ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई ना दे आपको। समझ में आ रही है? सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, फिर प्रश्न बनाने के लिए छोड़ूंगा ही नहीं परीक्षक के लिए, उससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बना ले। जी बिल्कुल। तो भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, दूसरा क्या था? मौखिक भाषा, और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा।
भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। हाँ बिल्कुल, टेस्ट भी लेंगे बिल्कुल। बस बस आगे आगे वही आ रहा है, आगे वही आ रहे हैं क्वेश्चन, आप सबका टेस्ट होगा भी। जी बिल्कुल आशीष, अभी देखो टेस्ट आ रहा है नीचे। हाँ अभी तो समझा रहा हूं, समझा दूं पहले पूरी सारी चीज, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट का टेस्ट लूंगा आपका। हाँ बच नहीं सकते हैं आप, घर पर बैठे हो तो सर टेस्ट नहीं लेंगे। हाँ पढ़ने तो बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, अभी इसके बाद ही टेस्ट आ रहा है जस्ट, चिंता की कोई बात नहीं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इसको समझते हैं ये होती क्या है। अब बस यहां से टेस्ट ही शुरू है आपका, पहले तीनों भाषाओं को समझ लें। देखिए लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम मनोभावों को लिखकर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? वो है भाषा जिसमें हम भावों को क्या करते हैं? लिखकर व्यक्त करते हैं। क्या कहलाती है साथियों? लिखित भाषा। क्या कहलाती है? लिखित भाषा। दूसरी भाषा होती है आपकी क्या? मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसमें हम मनोभावों को बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया, उसको मैंने आपसे कह दिया, तो आपके मन में कोई विचार आया तो आप स्क्रीन पर लिख रहे हैं कमेंट में, तो जो आप लिख रहे हो कमेंट में वो कौन सी भाषा होगी? लिखित। और जो मैं बोल रहा हूं, बोलकर पूछ रहा हूं आपसे, वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। जी बिल्कुल, डरना भी नहीं चाहिए, मेरे साथी बच्चे डरेंगे ही नहीं। डरेंगे क्यों? परीक्षक से भी कह देंगे कि आपको जैसा मन में आए सवाल पूछ ले। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, डरने की तो बात ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो और तीसरी भाषा होती है क्या? सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। न तो मैं बोलूं और न लिखूं। जैसे अगर मुझे लिखना बोलना है, हमने कह दिया क्या? खड़े हो जाओ। क्या लिखा? खड़े हो जाओ। कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। अगर मैं इस भावों को बोलूं भी नहीं, इन्हें मैं बोलूं भी नहीं, और मौखिक इसको मैं लिखूं भी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुंह से बोल सकता हूं खड़े हो जाओ। अब न तो मैं लिखूं और न बोलूं, तो भी तीसरे क्या कर सकता हूं? संकेत कर सकता हूं। अगर ऐसे हाथ कर दिया, इसका मतलब क्या है? कि आप पूर्ण रूप से क्या है? खड़े हो जाइए। तीनों भाषाओं का एक ही मतलब हो गया क्या? खड़े होना। तो हम अपने ही विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से, लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से। लिखकर, बोलकर और, हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या बात है कसम, मतलब क्लास शुरू हुई है। हाँ समझ गए हम आप किस भाषा में बात कर रहे। जी आशीष जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। फोटो क्यों नहीं लगेंगे? जब सिलेक्शन होंगे तो फोटो भी लगेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो समझ गए भाषा कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार। अब आता है आपका टेस्ट। क्या आता है? टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, कोई आंसर नहीं दिया गया है जी। अब हम आपसे आंसर पूछेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। अगला प्रश्न आ गया। आप पत्र, पुस्तक, शिलालेख किस भाषा के उदाहरण हैं? पत्र, पुस्तक, शिलालेख किस भाषा के उदाहरण हैं? ए ऑप्शन मौखिक भाषा, बी ऑप्शन सांकेतिक भाषा, सी ऑप्शन सामान्य भाषा और डी ऑप्शन लिखित भाषा। अगर मेरे सभी साथी समझ गए हो जो मैंने ऊपर बताया, तो इस प्रश्न का जवाब दें प्लीज। क्या आंसर होगा इसका? डी डी डी। और इतनी डी, वाह भाई मनोज जी, वाह क्या बात है। दीपक जी, अर्चना जी, मधु यादव, राम अवतार, राहीन यादव, सब डी लिखित भाषा। क्या बात है, अरे वेरी गुड।
इसका मतलब एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड सभी साथियों। बिल्कुल 100% आप सफल हैं, 100%। इसका मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप एक एक चीज को बहुत ही क्या कर रहे हैं, बारीकी से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, पत्र, पुस्तक, शिलालेख ये किस भाषा के उदाहरण होते हैं साथियों? तो आपका आंसर होगा क्या, लिखित भाषा। क्योंकि इन सारे, जी बिल्कुल डी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बिल्कुल। चौथा कौन सा आंसर होगा, लिखित भाषा। यानी पत्रों पर भी, पुस्तक पर भी, शिलालेख पर भी क्या होता है, किसी चीज को हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, लिखित भाषा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जी बिल्कुल, अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, भाषण देना, सामान्य बातचीत करना, कथा वाचन करना किस भाषा के उदाहरण हैं? जरा देखिए स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। अच्छा लॉक कर दें, जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सामने जो क्वेश्चन है आपके, भाषण देना, सामान्य बातचीत करना, कथा वाचन करना, ये किस भाषा के उदाहरण है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल ए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब हर चीज आपकी क्या है, एक एक चीज क्लियर हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, गजब। कौन सा आंसर सही होगा आपका, भाषण देना, सामान्य बातचीत करना, कथा वाचन करना, ये किस भाषा के उदाहरण हैं? तो पहला आंसर बिल्कुल सही। कौन सा आंसर सही होगा? सभी 100% पास हो रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब पूरा ध्यान से, पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, मौखिक भाषा। कौन सा आंसर सही होगा, मौखिक भाषा। जी अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपका, पूरा ध्यान रखें इधर प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ हिलाकर पास बुलाना। किसको बुलाना है ये नहीं बता रहे नहीं, किसको बुलाना है ये नहीं बता रहे हैं भाई। हमेरा सीधा सा प्रश्न है कि हाथ हिलाकर पास बुलाना। जिस तरह, अरे आप जी, कुछ साथी मेरे हंस रहे हैं। अरे किसे बुलाना है, कोई भी हो सकता है भाई। जी बिल्कुल, हाथ हिलाकर पास बुलाना, अगर कोई व्यक्ति दूर है, जी सांकेतिक जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्रश्न समझ ले। हाथ हिलाकर पास बुलाना, लाल झंडी दिखाकर खतरा प्रदर्शित करना, या मुंह पर अंगुली रखकर चुप कराना, ये किस भाषा के उदाहरण हैं? जी बिल्कुल आंसर है, वाह, प्रश्न पूछने से पहले ही आंसर, क्या बात है, वेरी गुड, गुड, शाबाश। अमन जी, सालू जी, आबिद जी, एयरमैन हर्षदीप जी, वाह, आशीष जी, अलका जी, शुभम, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये किस भाषा का उदाहरण होगा? वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही आंसर आपका। और ये उदाहरण होगा किस भाषा का? सांकेतिक भाषा का। किस भाषा का? सांकेतिक भाषा का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, लिपि की आवश्यकता किस भाषा में होती है? अगर कोई परीक्षक किसी भी एग्जाम के लिए, टेट, सी टेट, पुलिस, जेल वार्डन, किसी के लिए अगर प्रश्न बनाता है तो अगला प्रश्न क्या बना सकता है? हाँ, अगला प्रश्न हो सकता है, गलत सेंस में न ले, इधर ध्यान दें, पूरा पढ़ाई पर, पूरा मस्ती पर ध्यान न दें। जी
दिक्कत तो कोई बोरियत तो नहीं आ रही है पढ़ने में, क्योंकि साथियों ये व्याकरण है। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई बोरियत तो नहीं आ रही पढ़ने में? सारी चीज क्लियर हो रही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न भी दे दिए, बहुत अच्छा आंसर, गुड। लिपि की आवश्यकता किस भाषा में होती है? तो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सांकेतिक भाषा, सी ऑप्शन सामान्य भाषा और डी ऑप्शन लिखित भाषा। तो किसमें होगी बताइए? बहुत अच्छे आंसर, डी, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। किस भाषा में होगी? लिखित भाषा में। तो लिपि की आवश्यकता किस भाषा में होगी? लिखित भाषा में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो लिपि की आवश्यकता किस भाषा में होगी? लिखित भाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं, लिखित भाषा की सीमा क्या होती है? एक नया टॉपिक आ गया आपका, इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने। लिखित भाषा की सीमा क्या होती जी? तो सबसे पहले साथियों समझेंगे ये सीमा होती क्या है। सभी साथी पूरा ध्यान दें, ये लिखित भाषा की सीमा है क्या? यहां एक नया प्रश्न ये आया कि लिखित भाषा की सीमा है क्या? जी बिल्कुल, हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक नया प्रश्न ये आ गया, लिखित भाषा की सीमा। तो साथियों सबसे पहले ये समझ लें सीमा है क्या, समझ लीजिए। देखिए, सीमा वो चीज होती है जब हमें किसी चीज में क्या आ जाती है, कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है। सीमा में क्या उत्पन्न हो जाती है? रुकावट पैदा हो जाती है। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसको, जैसे अभी सपोज हम इस स्थान पर, पूरा समझने की कोशिश करें जी, पूरा समझने की कोशिश करें। अभी हम इस स्थान पर हैं और यहां से हमने कोई वस्तु फेंकी, यहां से हमने कोई एक वस्तु फेंकी और एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगी और ये वस्तु एक स्थान पर जाकर के इस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक वस्तु वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही इस वस्तु की क्या होगी? सीमा। वस्तु की क्या हो जाएगी? सीमा हो जाएगी। अब यहां प्रश्न ये सकता है कि इसके भाषा से इसका सीमा का क्या संबंध है? तो साथियों, एक स्तर पर जाकर प्रत्येक भाषा क्या हो जाती है? प्रत्येक भाषा में रुकावट पैदा हो जाती है। प्रत्येक भाषा में क्या हो जाती है? रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अब वो रुकावट कैसे उत्पन्न हो जाती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला यहां उसने प्रश्न पूछा, किसी एग्जाम में प्रश्न आया कि लिखित भाषा की सीमा क्या होती है। तो बात करते हैं लिखित भाषा की सीमा। जी बिल्कुल, आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या होगी? निरक्षरता। इसका आंसर क्या होगा? लिखित भाषा की सीमा क्या है? निरक्षरता। लेकिन साथियों, अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, जिन साथियों ने पहले पढ़ा है उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि बाकी साथियों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये लिखित भाषा की सीमा कैसे बनी, क्या निरक्षरता, और निरक्षरता है क्या, ये प्रश्न आ रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, निरक्षरता है क्या। आपने एक मुहावरा सुना होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। सुना है? काला अक्षर भैंस बराबर। बी लगाओ, ये सतीश जी बी मन लगाओ। अरे भाई बी मन लगाओ, पहले जॉब ले लो, केवल बी लगाओ, बी। अच्छा, इतनी ठीक ठीक ठीक, जी जी समझिए, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है? बी है, बी। हाँ, अब जरा समझते हैं कि निरक्षरता है क्या। तो मैंने आपको एक कहावत अभी बताई थी कि काला अक्षर भैंस बराबर। क्या अक्षर? हाँ, काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा लोकेश जी, इतना भी से आत्मीय लगाओ, कितनी ढेर सारी बना डाली। चलिए चलिए, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल।
हाँ, तो निरक्षरता का, अब निरक्षरता क्या होती है? जिसे अक्षर ज्ञान भी न हो। निरक्षरता का मतलब क्या होता है? जिसे अक्षर ज्ञान भी न हो। अब अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो ये भाषा में रुकावट कैसे पैदा करेगा? वो भी किस भाषा में पैदा करेगा? लिखित भाषा में। जैसे उदाहरण से समझें, मान लो कि मैं अपने मित्र से काफी दूर हूं, मैं मित्र से क्या हूं? काफी दूर हूं, और मैं पत्राचार करना चाहता हूं, मेरे मन में मनोभाव उमड़े और मैं किसके पास भेजना चाहता हूं? मित्र के पास भेजना चाहता हूं। किसके पास भेजना चाहता हूं? मित्र के पास भेजना चाहता हूं। अब मैं साक्षर हूं, इधर मैं क्या हूं? साक्षर हूं, लेकिन मित्र क्या है? निरक्षर है। मित्र क्या है साथियों? निरक्षर। इस कंडीशन में मैंने कोई पत्र लिखा और पत्र किसके पास भेज दिया? मित्र के पास भेज दिया। तो हो सकता है कि डाकिया जब पत्र लेकर जाए और जाकर के उससे कहे कि भाई ये दिनेश ने आपके लिए क्या भेजा है? पत्र भेजा है। तो मित्र को ये तो लगेगा कि मेरे साथी ने मेरे लिए कुछ लिखकर भेजा, लेकिन मित्र है क्या? निरक्षर है। मित्र कैसा है? निरक्षर है। वो बेचारा उस मनोभावों को क्या समझ सकता है? जो मैंने मनोभाव पत्र में लिखे, क्या मेरा निरक्षर मित्र उन मनोभावों को समझ सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उस पत्र को पढ़ना ही उस पर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या है? उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं। अब ये रुकावट आ गई, किसके कारण आई? निरक्षरता के कारण आई। अब उसके मन में ये मनोभाव उत्पन्न हुए। अगर मनोभाव उत्पन्न, आशीष जी बोलियों पर आऊंगा, अभी भाषा चल रही है, बिल्कुल भाषा के बाद उपभाषा आएगी और उपभाषा के बाद क्या आएंगी? बोलियां आएंगी। एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और अभी आए हुए लेटेस्ट परीक्षाओं में बोलियों से संबंधित क्या प्रश्न है वो भी सेम ऐसे ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक पॉइंट, एक प्रश्न नहीं बचने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल धैर्य रखिए आशीष जी, धैर्य रखिए। एक एक पॉइंट आएगा क्लियर होकर और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में आएगा आपके सामने जी। अब मैं बता रहा था कि ये कैसे रुकावट पैदा हुई। तो निरक्षरता। अब मित्र ने पत्र को देख तो लिया, लेकिन बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो क्या है? निरक्षर है। ये भाषा की क्या आ गई? रुकावट आ गई। भाषा की क्या आ गई? रुकावट आ गई। भाषा की क्या आ गई? रुकावट आ गई। अब उसके मन में भी, मित्र के मन में भी क्या आया? विचार आया कि मैं अपने भाव या विचार किसके प्रति भेज दूं? अपने मित्र दिनेश के पास भेज दूं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो बेचारा क्या है? निरक्षर। वो लिखना भी नहीं जानता। तो न तो वो मेरे भावों को समझ पाया और न अपने भावों को व्यक्त कर पाया। तो साथियों, यही भाषा में क्या आ गई? रुकावट आ गई। लिखित भाषा में रुकावट किसके कारण आई? निरक्षरता के कारण। किसके कारण आई? निरक्षरता के कारण आई जी। हाँ, अरे आप तो बहुत आगे तक पहुंच गए, बहुत आगे तक पहुंच गए। ये सारी चीजें आ रही हैं, सबको समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा। हाँ, अब मुख्य बात आ गई किसके कारण? अब पत्र नहीं। अब आप कहेंगे क्या सर ऐसे कोई लिटरेचर में भी क्या ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं? तो मूक बधिरता के, वो सॉरी निरक्षरता के आपने उदाहरण पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया है। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मेन चीज, इसका एक एग्जाम्पल आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। एक पद पढ़ा होगा आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर का। एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी जानते हो साथियों? रचनाएं भी याद करते रहना, रचनाएं बहुत आ रही हैं आजकल, 3-3, 4-4 रचनाएं आ रही हैं एक एक पेपर में। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। उसमें एक प्रसंग दिया है जहां से आपका कोटेशन मिलेगा किसके लिए? निरक्षरता के लिए। किसके लिए कोटेशन मिलेगा? निरक्षरता के लिए। उसमें कोटेशन आया है, शायद आपने पढ़ा होगा, याद करें कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गामन में पावनी जब लगी।
दौर दौरी झोरी झोरी नंद जी की पोरी पोरी ग्वालिनी की दौरी दौरी आवन तबे लगी। वो उझकी उझकी पद कंजनी के पंजन पे की पाती छाती छोहनी सबे लगी। ओ हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। ये पद आया है किसमें? उद्धव शतक में। यहां से सिद्ध हो जाती है आपकी क्या है, एक क्वेश्चन आता है ग्रेजुएशन लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पे भी आता है कि रत्नाकर की गोपियां कैसी हैं? निरक्षर हैं। रत्नाकर की गोपियां कैसी हैं? निरक्षर हैं, सिद्ध कीजिए। अब निरक्षरता के लिए कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बिल्कुल अर्चना जी, बहुत अच्छे। जी बिल्कुल। तो अब इसमें से ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे हुई। तो यहां पर एक प्रसंग उन्होंने दिया था, कृष्ण ने जब संदेश वाहक भेजा था उद्धव को, तो एक पत्र लिखकर दिया था। क्या लिखकर दिया था? एक पत्र लिखकर दिया था कि उस पत्र को जाकर के किसे देना था? नंद बाबा को। लेकिन अब गोपियां निरक्षर हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसके लिए उसने कहा है कि जब गोपियों ने पत्र को देख तो लिया, भेजे मन भावन के उद्धव, क्या मन को भाने वाले, अर्थात उद्धव के आने की सूचना जैसे ही गोपियों को मिली तो ढेर सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके झुंड के झुंड कहां एकत्रित हो गए? नंद बाबा के द्वार पर। अब दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे देख रहे हैं? गुचक गुचक पच कंजन के पंजन पे, कमल जैसे कोमल पैरों पर उचक उचक करके से देख रही हैं, उद्धव को देख रहे हैं। तभी तक किसी गोपी की नजर पड़ जाती, किस पर? हाथ में पकड़े हुए पत्र पर। किस पर पड़ जाती? हाथ में पकड़े हुए पत्र पर। किस पर पड़ जाती है? हाथ में पकड़े हुए पत्र पर। और पत्र को क्या कर लेती हैं? अब देखना, यहां से निरक्षरता का आपका कोटेशन मिलेगा कि पे की पाती छाती छोहनी सब है लगी। प्रेम के कारण उस पत्र को लेती हैं, पकड़ती हैं, सीने से लगाती हैं और अंत में पूछती कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। मेरे लिए क्या लिखा है? मेरे लिए क्या लिखा है? मेरे लिए क्या लिखा है? ये सारी बात किससे पूछ रही है? वो उद्धव से। क्योंकि गोपियां कैसी हैं? निरक्षर हैं। गोपियां कैसी हैं? निरक्षर हैं। यही इस भाषा की क्या हो जाती है? सीमा समाप्त हो जाती है। तो आपका जवाब क्या होगा? लिखित भाषा की सीमा क्या है साथियों? निरक्षरता। क्या होती है? निरक्षरता। समझ में आ गई? जी, तो इतने प्रश्न समझ में आए आज आपके पहले टॉपिक से। अभी भाषा का जो टॉपिक है वो क्या है? अभी काफी दीर्घ है। अभी इससे और भी बहुत सारे क्या बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा की सीमा क्या है? लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा की सीमा क्या है? इसके साहित्य के एग्जाम्पल क्या है? ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। कब? कल। इन सारी चीजों को कब कराएंगे आपको? कल। साथियों, समय समाप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं ये निश्चित रूप से आपने क्या है? कंठस्थ कर लिए होंगे। कल फिर पूछता हूं मैं कल की क्लास में, और इससे आगे के प्रश्न और बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न है। एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लूंगा, इसी तरह से सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को आप देखना एग्जाम में जाकर सीधे सीधे इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे, नहीं तो प्रीवियस पेपर में लगाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये इन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे हम आपको इससे आगे वालों के क्या? कल। सर हाँ मनोज जी क्या कह रहे थे? ए ऑप्शन का मतलब है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता ये वाला पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, दृष्टिहीनता का मतलब है जिसे दिखाई नहीं देता। क्या है इसका मतलब? जिसे दिखाई नहीं देता है। आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम। तब तक के लिए विदा। जी बोल दिए बैक करवाना चाहिए। अब ओवर हो गया, क्लोज कर रहा हूँ क्लास।